आज एक बार फिर से एडिटोरियल पर चर्चा करेंगे और इसको एक शुरुआत में कहानी के तौर पर समझेंगे। आज जो है ये मनरेगा पर है। मनरेगा की जगह पर जो है सरकार द्वारा एक बिल पेश किया जा रहा है या किया गया है, जिसका नाम है VVG रामजी बिल। ठीक है, तो कहने का ये कोशिश है कि राज्यों पर इसका क्या असर पड़ेगा और क्यों कहा जा रहा है कि इससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि सहकारी संघवाद कमजोर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। मान लीजिए कि एक गांव है रामपुर। यह गांव अपने काम के लिए सरकार की ओर देखता नहीं था। काम की मांग खुद करता था। जब भी सूखा पड़ता या काम कम होता, पंचायत कहती हमें काम चाहिए और मनरेगा के तहत काम मिल जाता। मजदूरी सीधी खाते में जाती, क्योंकि इसकी मजदूरी का पूरा पैसा केंद्र सरकार को देना होता था। लेकिन एक दिन दिल्ली से संदेश आया कि अब नई योजना आएगी, VVG रामजी। कागज में लिखा था काम के दिन 125 होंगे, लेकिन खर्च 60-40 में बटेगा, यानी कि 60 केंद्र सरकार देगी और 40 जो है वो राज्य सरकार देगी, जबकि पहले पूरा का पूरा खर्च केंद्र सरकार देती थी। तो राज्य में यह सुगबुगाहट चलने लगी कि पहले से GST का पैसा इंतजार में राज्य थे, कर्ज बढ़ रहा है, अब अगर काम ज़्यादा हुआ तो अतिरिक्त पैसा हमें देना पड़ेगा। यही था राज्यों पर बोझ। अब अगर केंद्र तय सीमा से कम पैसा दे और गांव में लोग काम मांगे तो राज्य के सामने मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। काम दे तो पैसा नहीं, पैसा दे तो दूसरी योजनाएं रुक जाए। रामपुर के लोगों को यह सब दिखने लगा। काम अब मांग पर नहीं, आवंटन पर मिलेगा। गांव के एक बुजुर्ग रामदीन ने समझाया, पहले केंद्र और राज्य मिलकर काम करते थे, इसे ही कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। उसने आगे कहा, जब केंद्र और राज्य साझेदार बनकर काम करें, एक दूसरे की मजबूरी समझे, तभी देश चलता है। लेकिन अब हालात बदल गए थे। फैसले दिल्ली में होते थे, जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी जाती थी। राज्य बोले बिना बोझ उठाने लगे और गांव बोले बिना इंतजार करने लगे। रामदीर ने गहरी सांस ली और बताया, जब साझेदारी कम होती है तो संघवाद कमजोर होता है, और जब संघवाद कमजोर होता है तो गांव सबसे पहले टूटता है। तो कहानी का संदेश यही है कि यह सिर्फ एक गांव की नहीं है, यह उन सभी राज्यों की है जो विकास करना चाहते हैं लेकिन सीमाओं में बांध दिए जाते हैं। अगर राज्यों की आवाज कमजोर होगी तो गांव की आवाज और भी धीमी पड़ जाएगी। तो आज का जो एडिटोरियल है वो है चेंज फॉर द वर्ड्स, यानी कि खराब बदलाव की तरफ आप बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह हम वर्ड्स को देख लेंगे। पहला वर्ड है ऑल्टर। ऑल्टर यानी कि बदलना, मॉडिफाई करना, अमेंड करना, चेंज करना, और इसका एंटो हो जाएगा प्रिजर्व या मेंटेन। बियॉन्ड रिकॉग्निशन मतलब पहचान से परे, चेंज कंप्लीटली जिसको कह सकते हैं। अनरिकॉग्नाइजेबल, ट्रांसफॉर्म्ड, रेडिकली चेंज्ड, इसका एंटो हो जाएगा फैमिलियर या आइडेंटिफिएबल। ड्रॉप का मतलब रद्द करना, कैंसिल करना या अवेंडन करना, या फिर आप कह सकते हैं विड्रॉ करना। ठीक है, और इसका जो एंटो होगा वो कंटिन्यू ही रहना या फिर इंप्लीमेंट करना। टेबल का मतलब होता है संसद में पेश करना, कोई चीज को इंट्रोड्यूस करना, प्रेजेंटेड करना, सबमिटेड करना, और इसका विड्रॉन करना, ठीक है ना, या विथहेल्ड करना, वापस ले लेना। रिप्लेस का जो मतलब होता है किसी चीज की जगह लेना, यानी कि सब्स्टिट्यूट होना, उसका सुपरसीड करना उसको, या डिस्प्लेस करना। इसका एंटो हो जाएगा रिटेन यानी बनाए रखना या कीप। डिजर्व्स का मतलब होता है किसी चीज का योग्य होना, उसका, ठीक है, मेरिट्स कह सकते हैं, वारंट्स कह सकते हैं, या अर्न्स कह सकते हैं। इसका अनडिजर्विंग या अनवर्दी होता है। फंडामेंटल का जो मतलब होता है वो बुनियादी, बेसिक कह सकते हैं, कोर कह सकते हैं, एसेंशियल कह सकते हैं, और इसका एंटो जो है माइनर या सेकेंडरी हो जाएगा। मार्क्स का मतलब होता है संकेत, इंडिकेट करना या शो करना या रिफ्लेक्ट करना, इसका उल्टा हो जाएगा कंसील्स या हाइड्स। रिड्यूस का मतलब तो सभी जानते ही होंगे,
कम करना यानी कि कर्टेल करना, डिक्रीज करना, डिमिनिश करना, इंक्रीज इसका उल्टा हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा इसका उल्टा। देखिए हम आपको दो या तीन ही शब्द साइनो या एंटो में देते हैं। मेरा जो उद्देश्य है वो शब्द के सही उपयोग पर है, न कि आपको हम 10-10 वर्ड्स दे सकते हैं, उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये आप एकदम तोता रटंत जैसा मतलब कि मगअप नहीं कीजिए किसी चीज़ को, क्योंकि समझना जो किसी भाषा को अगर समझते हैं तो या तो उस माहौल में रहिए या फिर आप जो है रीडिंग कीजिए, रीडिंग का हैबिट डालिएगा जितना उतना ही आपका अच्छा होता जाएगा, न कि ये किसी चीज़ का जो है एंटो और साइनो ये करने से। आपका एंटो साइनो तब अच्छा होगा जब आपकी जो रीडिंग हैबिट वो सही है, आप पहले से उस चीज़ को जान रहे हैं। नहीं तो कई सारे ऐसे शब्द हैं जैसे इंक्रीज है, तो इंक्रीज का राइज भी होता है, डेवलप भी होता है, ग्रो भी होता है, लेकिन हर शब्द का यूज अलग अलग जगह पर होता है। ठीक है, तो ये चीज है, आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। प्लॉजिबल आते हैं। प्लॉजिबल मतलब तर्कसंगत या संभावित भी कह सकते हैं। क्रेडिबल यानी रीजनेबल, कन्विंसिंग, और इसका इम्प्लॉजिबल उल्टा हो जाएगा एब्सर्ड कह सकते हैं। सिग्निफाई का मतलब डिनोट करना, रिप्रेजेंट करना, दर्शाना या रिप्रेजेंट करना, सिंबलाइजेस करना या डिनोट्स करना, इसका उल्टा हो जाएगा ऑब्सक्योर या छिपा कर रखना, हाइड्स। वर्चुअली का मतलब ऑलमोस्ट होता है, लगभग, नियरली, ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली, इसका कंप्लीटली नॉट हो जाएगा उल्टा। सपोर्टर्स तो जानते ही हैं, जिसको एडवोकेट्स कहते हैं, जो किसी चीज़ को समर्थन करता है। बैकर्स, बैकर्स मतलब भी वही होता है। प्रोपोनेंट्स भी वही होता है, जिसे किसी चीज़ का मतलब समर्थन करने वाला। इसका विरोधी अपोनेंट्स हो गया और क्रिटिक्स हो गया। रिवील, रिवील का मतलब किसी चीज को प्रकट, उजागर करना, एक्सपोज करना, डिस्क्लोज करना, अनकवर करना, और इसका एंटो हो जाएगा कंसील या हाइड। कोटा का मतलब होता है फिक्स शेयर, जिसको शेयर कह सकते हैं, एलोकेशन कह सकते हैं, लिमिट कह सकते हैं, और इसका एंटो हो जाएगा एक्सेस या सरप्लस। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, इसका मतलब होता है केंद्र द्वारा प्रायोजित, ठीक है ना, यानी ज्वाइंटली फंडेड, ठीक है, असिस्टेड। और इसका जो उल्टा हो जाएगा स्टेट फंडेड। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड समझते ही हैं। बर्डन का मतलब बोझ, लोड हो गया, स्ट्रेन हो गया, प्रेशर हो गया, और इसका एंटो हो जाएगा रिलीफ या ईज। एप्रीहेंशन का मतलब होता है आशंका या आप कह सकते हैं डर भी। फियर्स, कंसर्न्स, डाउट्स, इसका उल्टा हो जाएगा कॉन्फिडेंस, एश्योरेंस। डिमांड बेस्ड मतलब मांग आधारित। नीड ड्रिवन या फिर रिस्पॉन्सिव या सप्लाई ड्रिवन, इसका उल्टा हो जाएगा। सप्लाई ड्रिवन वही जस्ट वही उल्टा ही है। प्रोवाइडर लेड हो गया या कंट्रोल्ड हो गया, इसका उल्टा डिमांड लेड हो जाएगा। एडिटोरियल में इस पर खास करके चर्चा करेंगे। कैप्ड जो होता है वो लिमिटेड होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, फिक्स्ड होता है। अनलिमिटेड हो गया इसका उल्टा, ओपन एंडेड। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज को कमजोर करना, वीकनिंग करना, इरोडिंग करना या फिर डाइल्यूटिंग, इसका उल्टा हो जाएगा स्ट्रेंथनिंग। एक्सप्लिसिटली का मतलब स्पष्ट रूप से, इसका उल्टा होता है इम्प्लिसिटली, लेकिन इसका जो है पहला साइनो क्लियरली या डायरेक्टली या प्लेनली, इसका उल्टा हो जाएगा वैगली या इम्प्लिसिटली। नेक्स्ट वर्ड है कंसल्टेशंस, यानी कि परामर्श या विचार विमर्श करना, डिस्कशंस या डेलिब्रेशंस। इम्पोजिशन इसका उल्टा हो जाएगा। गवर्नेंस का मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन, शासन, एडमिनिस्ट्रेशन, रूल, मैनेजमेंट, सही कहिए इसको। मिसरूल, इसका उल्टा हो जाएगा केओस, इसको चाओस नहीं पढ़ते हैं, इसको केओस पढ़ते हैं। ग्रास रूट्स का मतलब होता है जमीनी स्तर पर, यानी कि लोकल लेवल पर, लोकल या विलेज लेवल या बेसिक, इसका उल्टा हो जाएगा सेंट्रलाइज्ड। रियलिटी का जो मतलब होता है जानते ही, रियलिटी होता है ट्रूथ या एक्चुअलिटी होता है, इसका उल्टा हो जाएगा इल्यूजन या मिथ, भ्रम जिसको कह सकते हैं। फ्रेज, फ्रेज तो जानते ही हैं क्या होता है तो सिनोनिम्स, सॉरी फ्रेज, ये जो है ये अलग से इसको हम चर्चा में लाए थे, तो इसलिए इसको जो है ना लिखे थे। द फ्रीडम, ऑथोरिटी एंड फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स टू प्लान, डिसाइड एंड इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट पॉलिसीज इंडिपेंडेंटली, राज्यों को विकास योजनाएं बनाने, निर्णय लेने और लागू करने की स्वतंत्रता, वो अधिकार जो होता है, इसको पॉलिसी ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स कह सकते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ स्टेट्स कह सकते हैं, फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हैं, सेंट्रलाइजेशन ऑफ
पावर जो है, यानी कि ये केंद्रीकरण जिसको कह सकते हैं, या फेडरल इरोजन कह सकते हैं, यूनियन कंट्रोल कह सकते हैं। तो शब्दों का सिलसिला यहीं सब समाप्त हुआ। चलिए चलते हैं एडिटोरियल में। चेंज फॉर द वर्ड्स। चेंज फॉर द वर्ड्स मतलब ये जो बदलाव मनरेगा से जो आप एक नया बिल जो लाया जा रहा है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, और VVG रामजी बिल, इसको जो लाया जा रहा है, ये एडिटोरियल कहता है कि ये जो है ये बदलाव अच्छे के लिए नहीं होगा, बल्कि बदतर के लिए, यानी कि वर्स के लिए होगा। बैड का जो कंपैरेटिव फॉर्म होता है वो वर्स होता है। द मूव, ये जो कदम है, टू ऑल्टर मतलब बदलने का, छेड़छाड़ करने का, मनरेगा को बियॉन्ड रिकॉग्निशन, मतलब मनरेगा को एकदम पहचान से परे, मतलब उसका पहचान ही आप छीन लीजिएगा। मस्ट बी ड्रॉप, उसको जो है ना रिजेक्ट कर देना चाहिए, ये एडिटोरियल कहता है। द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, और VBG रामजी बिल, इसका शॉर्ट फॉर्म है VVG रामजी बिल। ये टेबल का मतलब पेश किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया इन द लोकसभा में, ठीक है, ऑन ट्यूसडे, यानी कि कब किया गया? ट्यूसडे के पहले ऑन लगाते हैं, ठीक है ना, कोई भी दिन के पहले ऑन लगाते हैं। ट्यूसडे को जो है इसको पेश किया गया। टू रिप्लेस, किस लिए पेश किया? टू रिप्लेस करने के लिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको मनरेगा कहते हैं, उसको रिप्लेस, उसके स्थान पर जो है इस बिल को लाने के लिए इसको पेश किया गया। डिजर्व्स, ये डिजर्व्स करता है, यानी कि ये मतलब कि फिट है, उचित है कि इसको जो है रिजेक्ट किया जाए फॉर मोर देन वन रीजन, एक कारण नहीं है बल्कि कई सारे कारण की वजह से जो है इसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए। व्हाट इज शॉर्ट टू बी चेंज्ड, ठीक है, व्हाट इज शॉर्ट टू बी चेंज्ड, ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। व्हाट इज, या मतलब व्हाट मतलब जो चाहा गया है बदलने के लिए, वो क्या है? इज नॉट ओनली द नॉमेनक्लेचर, ये नॉमेनक्लेचर ही नहीं है। नॉमेनक्लेचर मतलब नाम, ये केवल नाम ही आप मनरेगा का नहीं बदल रहे हैं, बट ऑल्सो, बल्कि ये जो है इसमें बदलाव क्या किया जा रहा है? फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ द एग्जिस्टिंग स्कीम। एग्जिस्टिंग मतलब जो वर्तमान में जो ये योजना है, जो स्कीम है, उसका मौलिक जो स्वरूप है, जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, उसको भी आप बदल रहे हैं। दिस मार्क्स येट अनदर अटेम्प्ट बाय द बीजेपी लेड गवर्नमेंट, यह चिन्हित करता है, ये ठीक है, येट अनदर, एक और कोशिश, बाय द बीजेपी लेड गवर्नमेंट, यानी कि भाजपा शासित या भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा एक नया प्रयास है एट द सेंटर में, यानी कि केंद्र में, कि टू रिड्यूस द साइज ऑफ द डेवलपमेंट स्पेस टू स्टेट्स। डेवलपमेंट स्पेस टू स्टेट्स का मतलब समझते हैं, यानी कि आप जो है एक समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप राज्य को अपना एक कैपेसिटी होता है, एक अपनी क्षमता होती है कि वो कहाँ डेवलप करना है, कहाँ कौन सा निर्णय लेना है, उसका एक अपना स्वतंत्र अधिकार होता है, जिसमें जो है वो अपना मतलब कि रोल प्ले करती है। तो उसके जो कैपेसिटी है उसको कर्टेल करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए ये एक और मतलब कि कदम बीजेपी लेड गवर्नमेंट के द्वारा मतलब ये उठाया गया है। द ओनली प्लॉजिबल रीजन फॉर द नेम चेंज, एकमात्र जो तर्कसंगत या संभावित जो कारण है नाम बदलने का, वो क्या है? इज द फैक्ट, वो यह वास्तविकता है कि दैट द बीजेपी इज आइडियोलॉजिकल मास्टर, जो बीजेपी का जो आइडियोलॉजिकल जो मास्टर हैं, यानी कि जो आरएसएस हैं, हैड स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस, उनका जो है ना गहरा एक गहरा मतलब कि मतभेद था गांधी के साथ। द यूज ऑफ गांधीज नेम, अब कहा जा रहा है कि गांधी का जो नाम का जो इस्तेमाल किया गया है इन द 20-year old स्कीम, ये 20 साल पुराना स्कीम में, ये सिग्निफाई करता है, सिग्निफाई का मतलब डिनोट करना, एक रिप्रेजेंट करना, दर्शाना, ये दर्शाता है द लिंक मतलब जुड़ाव,
टू हिज ग्राम स्वराज कॉन्सेप्ट। उनका जो गांधी जी का जो एक ग्राम स्वराज की जो अवधारणा थी उससे जुड़ाव को ये दर्शाता है। ये ग्राम स्वराज कॉन्सेप्ट जो है ये इम्पोर्टेंस देता है, महत्व देता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को। यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, मान लीजिए कि एक सरकार है यहाँ पर, आपकी केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और ये पावर जो है मान लीजिए इसके पास हो, तो पावर अब क्या है कि आप अलग अलग जगह में, ठीक है, अलग अलग जगह में ये पावर वितरित हो जाती है, मतलब कि डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। तो मान लीजिए ये स्टेट हो गया सारा, स्टेट से जो है आप मान लीजिए यहाँ से जो है नीचे चले गए आप, पंचायत लेवल पर चले गए आप, ठीक है, या विलेज लेवल पर चले गए, तो ये पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसको आप डेलीकेट कर सकते हैं। तो ये जो इसको डिसेंट्रलाइज कहा जाता है। तो ये गांधी जी का जो ग्राम स्वराज की जो अवधारणा थी उस पर महत्व दिया गया था आपको डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को, ठीक है। बट द न्यू बिल, लेकिन ये जो नया विधेयक जो आ रहा है या आया है, बाय मेकिंग द यूनियन गवर्नमेंट वर्चुअली द सोल डिसीजन मेकर इन द प्रपोज्ड लॉ, इस प्रपोज्ड लॉ में यानी कि प्रस्तावित कानून में यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वर्चुअली मतलब लगभग द सोल डिसीजन मेकर बना दिया है। सोल मतलब एकमात्र जो निर्णय लेने वाला जो है उसको बनाकर जो है ये जो बिल है, ये बिल के बाद ये आपका बिल जो है आपका सब्जेक्ट है और इसका आपका वर्ब है विल नॉट मेक। तो ये बिल जो है विल नॉट मेक एनी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, कोई भी सकारात्मक योगदान नहीं देगा इन दिस डायरेक्शन, इस दिशा में। सपोर्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट पॉइंट आउट, अब जो सरकार के जो समर्थक हैं वो इंगित करते हैं, दिखाते हैं कि दैट द इंक्रीज इन द डेज ऑफ द वर्क टू 125, बोल रहे हैं कि ये जो समर्थक हैं सरकार के वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये जो काम के जो दिनों में जो बढ़ोतरी है, पहले 100 था तो अब 125 जो हो कर दिया गया है इन अ ईयर, एक साल में, इज अ मेजर बेनिफिट्स फॉर पीपल इन रूरल इंडिया, यानी कि ग्रामीण भारत में जो लोग हैं उनके लिए बड़ा ये एक लाभकारी होगा। बट द डेटा, लेकिन ये जो डेटा है, जो आंकड़े हैं ऑन एम्प्लॉयमेंट पर, ठीक है, गिवन टू हाउस होल्ड्स, जो हाउस होल्ड्स यानी घरों को दिया जाता है, ये जो एम्प्लॉयमेंट जो रोजगार, उस पर जो ये आंकड़े हैं अंडर द मनरेगाज के तहत रिवील, ये आंकड़े रिवील करते हैं, उजागर करते हैं, ये ठीक है, रिवील आपका वर्ब है, दैट डाटा आपका सब्जेक्ट है, और ये जो है उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन ये बताया रहा है कि डाटा किस पर है, तो एम्प्लॉयमेंट पर है, जो मनरेगा के तहत जो लोगों को जो दिया जाता है एम्प्लॉयमेंट, उसके बारे में। तो ये उजागर करता है दैट इट वाज ओनली ड्यूरिंग 2021, ये केवल 2020-21 के ही दौरान जो है, जो कि कोविड-19 पेंडेमिक ईयर था, जिस समय हमारे साहेब जो हैं वो बड़े बड़े दाढ़ी बना के अपने एकांत में चले गए थे और पब्लिकली आ नहीं रहे थे। तो उस दौरान की बात हो रही है कि उस दौरान जो है दैट 9.5%, जो 9.5%, नियरली 7.2 मिलियन लोग जो हैं ऑफ हाउस होल्ड्स, मतलब लोग या घर जो हैं, एक्चुअली वर्कड, वो वास्तव में काम किए थे फॉर 100 डेज के लिए उनको वास्तव में काम मिला था। ओवर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों में क्या हुआ है, ओनली अराउंड 7%, केवल 7% जो फैमिली है, परिवार हैं, कुड गेट द फुल कोटा, उन्हीं को जो है पूरा कोटा मिला था। By calling the VBG रामजी a centrally sponsored scheme, यानी कि ये जो VBG रामजी को एक केंद्रीय प्रायोजित योजना बताकर, ठीक है ना, कॉलिंग मतलब बताकर, यूनियन सरकार यानी केंद्र सरकार ने हैज डन अवे विद द स्पेशल स्टेटस, उसने जो है डन अवे का मतलब, डन अवे विद का मतलब खत्म कर देना, स्पेशल स्टेटस यानी कि विशेष दर्जा को है खत्म कर दिया है, दैट द मनरेगाज हैड एंजॉयड, जिसको मनरेगा को प्राप्त था, वेर इन, जिसमें जो है इट हैड बीन एब्जॉर्बिंग, जिसके तहत जो है इट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हैड बीन एब्जॉर्बिंग द इंटायर कॉस्ट, वो पूरा मतलब कि खर्च को वहन करती थी, ऑफ वेजेस पेमेंट, यानी कि जो भी भुगतान किया जाता था
फॉर अनस्किल्ड मैनुअल लेबर, यानी कि जो अकुशल जिसको कह सकते हैं मैनुअल लेबर के लिए, वो मजदूरी के लिए जो वेजेस पेमेंट होता था उसका इंटायर कॉस्ट, मतलब पूरा जो कॉस्ट है या भुगतान जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मतलब कि पे करती थी, उसको एब्जॉर्ब करती थी इन द प्रपोज्ड स्कीम। लेकिन अभी का जो वीवी जी जो राम जी जो हैं, ठीक है, उसके उस स्कीम में द फंड शेयरिंग पैटर्न जो है वो बदल गया है। फंड शेयरिंग मतलब कि आपको कुछ देना पड़ेगा, उसको कुछ देना पड़ेगा, सेंटर और स्टेट्स के बीच, ठीक है ना, बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, बिटवीन के लिए हमेशा एंड आता है, ठीक है, बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स के बीच जो ये फंड शेयरिंग जो पैटर्न है वो जनरली वुड बी 60-40, यानी कि सेंटर का 60 होगा और राज्य का जो है वो आपको 40 होगा। अब बेनिफिट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्कीम, ये जो बेनिफिट है, जो लाभ है एग्जिस्टिंग स्कीम का, मतलब हो गया मनरेगा का जो बेनिफिट है यह था, वाज दैट द रूरल वेजेस हैव गॉन अप सप्लाई। वो क्या था, जो ग्रामीण जो मजदूरी जो थी वो बहुत तेजी से बढ़ी थी। द फाइनेंसेस ऑफ स्टेट्स, जो वित्तीय स्थिति है स्टेट्स का, आर नॉट इन अ रॉबस्ट कंडीशन, वो मजबूत स्थिति में नहीं है। एंड देयर आर एप्रीहेंशन, और इसको लेकर आशंकाएं हैं अबाउट द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द जीएसटी, यानी कि जीएसटी का जो पुनर्गठन होना है उसका जो असर होगा उसको लेकर राज्यों में जो है एक आशंकाएं बनी हुई है। बिसाइड्स, इसके अलावे, बिसाइड्स का मतलब इसके अलावे, व्हेन डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम्स आर इंक्रीजिंगली बीइंग व्यूड एज अ पॉलिटिकल गेम चेंजर। अब बताया जा रहा है कि ये जो डायरेक्ट कैश आपका जो ट्रांसफ़र होता है, जिसको डीबीटी योजना भी बोलते हैं, तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र जो है उसको अधिक से अधिक जो देखा जा रहा है उसको एक पॉलिटिकल गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट दैट नॉट मेनी स्टेट्स विल बी कीन ऑन पार्टिसिपेटिंग इन द फ्रेश स्कीम। लेकिन इसके आगे बढ़ने से पहले हम पॉलिटिकल गेम चेंजर का आपको अर्थ समझा देते हैं। ये जो होता है, ये ऐसी योजना या नीति होती है जो सरकार लाती है, और इससे जो, और ये इतना लोकप्रिय होती है कि सत्ता में बैठी पार्टी जो है, ठीक है, उसको बड़ा फायदा मिल जाता है, और इसीलिए इसको खेल बदलने वाला हथियार भी कहा जाता है या पॉलिटिकल गेम चेंजर भी कहते हैं। ये योजना इतनी प्रभावी है कि वोटरों को तुरंत फायदा दिखता है, क्योंकि इससे सीधे बैंक में पैसे आ जाते हैं, बिचौलिया और भ्रष्टाचार नहीं होता। चुनाव से ठीक पहले या दौरान ऐसी योजनाएं लॉन्च करके पार्टियां वोट हासिल कर लेती है। जैसे हाल के मामले में देखिएगा तो महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफ़र किया गया था। जैसे महाराष्ट्र का जो है लाडली बहन योजना, मध्य प्रदेश में लाडली बहना, और बिहार में चुनाव से पहले महिलाओं को 10,000 रुपया देना, ठीक है। तो ऐसे कई सारे जो ये हैं जो मतलब कि ये जो स्कीम था, ठीक है, तो उसके तहत जो है वोट को जो है आप एक तरफा कंसोलिडेट कर लेते हैं, अपने पक्ष में कर लेते हैं, और इससे जो सत्ताधारी पार्टी है उसको जीतने में बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो है किसानों के लिए, जैसे पीएम किसान योजना जो है, जिसमें किसानों को सालाना 6,000 रुपया मिलते हैं, ये भी एक बड़ा रोल प्ले करती है इसमें, मतलब कि चुनाव में। तो चूंकि ये डीबीटी योजना जो है वो तुरंत खुशी देती है, वोटरों को लगता है कि सरकार भी देखभाल कर रही है, तो राज्य सरकारें अब काम वाली योजना जैसे कि बीवी राम जी या मनरेगा जैसे योजनाओं में जो है अपना पैसा लगाने से हिचकिचाती है, क्योंकि ये काम वाली योजना में जो है आपको तुरंत फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। लेकिन डीबीटी जैसे योजना, जैसे 10,000 रुपये महिलाओं को दे दिए, तो बिहार में देखिए आप सरकार किसकी बन गई। तो इससे जो है क्या होता है कि डीबीटी में पैसा डालकर आसानी से राजनीतिक फ़ायदा लिया जा सकता है। तो इसीलिए जो है ये पॉलिटिकल गेम चेंजर है भैया। तो जब व्हेन डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र जो स्कीम जो है उसे देखा जा रहा है एक मतलब कि पॉलिटिकल गेम चेंजर के रूप में, तो ये जो है एकदम ओपन सीक्रेट, मतलब कि ये कोई छुपा हुआ चीज़ नहीं है। दैट नॉट मैनी स्टेट्स की ज़्यादा जो राज्य हैं विल बी कीन, वो इच्छुक नहीं होंगे ऑन पार्टिसिपेटिंग,
भागीदारी करने में इन द फ्रेश स्कीम, ये जो नया स्कीम है उसमें पार्टिसिपेट करने में ये इच्छुक नहीं होंगे। मोर इम्पॉर्टेंटली, इससे भी मतलब कि और ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है, द सोल ऑफ द करेंट लॉ, ये जो करेंट लॉ जो है, ये जो कि अभी जो कानून जो लाया जा रहा है उसका जो आत्मा है या जो बेसिक चीज़ है, अ बॉटम अप डिमांड बेस्ड स्कीम हैज़ बीन टेकन अवे। ठीक है, what has been proposed is a supply driven framework wherein allocation will be capped as decided by the government। ठीक है, मैं आपको इसको और डिटेल में समझाता हूं। ये जो कहा जा रहा है कि इससे भी ज़्यादा क्या है कि करंट लॉ का जो सोल है, जो आत्मा है, जैसे ये आत्मा क्या है, अ बॉटम अप डिमांड बेस्ड स्कीम। एक बॉटम है मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जो जाने वाला डिमांड मतलब मांग पर आधारित जो योजना है उसको हटा लिया गया, हैज़ बीन टेकन अवे। व्हाट हैज़ बीन प्रपोज, जो प्रस्तावित किया गया है वो क्या है, इज अ सप्लाई ड्रिवन फ्रेमवर्क। वो सप्लाई ड्रिवन फ्रेमवर्क है वेरिन जिसमें जो है एलोकेशन, जो आवंटन है, विल बी कैप्ट, वो सीमित हो जाएगा या उसको सीमा में बांध दिया जाएगा एज डिसाइडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो मैं आपको ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। वो क्या है, बॉटम अप। तो बॉटम अप में क्या होता है, जिसमें जो डिमांड बेस्ड जो होता है वो, इसमें जो है फैसला गांव के लोग या पंचायत से शुरू होता है। ग्रामीण मजदूर खुद कहते हैं कि हमें काम चाहिए, तो जितने लोगों को काम चाहिए उतना काम सरकार को देना अनिवार्य होता है। अगर 100 लोग काम मांगे तो सरकार को 100 लोगों को काम देना पड़ता है, क्योंकि ये 100 दिन की एक गारंटी होती है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि ज़रूरत पड़ने पर जितना काम चाहिए उतना मिल जाता है। बजट की कोई सख्त सीमा नहीं होती, केंद्र सरकार ज़रूरत के अनुसार पैसा देती रहती है। ये योजना लोगों के हक की तरह काम करती है, राइट बेस्ड। ठीक है, उदाहरण के रूप में अगर देखें, अगर सूखा पड़ जाए या कोई संकट आ जाए तो लाखों लोग अचानक काम मांग सकते हैं। जैसे पुरानी मनरेगा में सरकार को सबको काम देना पड़ता था, जैसे कोविड के समय हुआ था, याद कीजिए आप। तो लेकिन उसी के उलट जो है, अगर सप्लाई ड्रिवन फ्रेमवर्क को देखेंगे तो ये एक ऐसी योजना है जिसमें सरकार पहले तय करती है कि इस साल इस राज्य को इतना ही बजट और इतना ही दिन का काम मिलेगा। और कैप्ट एलोकेशन जो है यहाँ पर लिखा हुआ, वो कैप्ट जो है क्या है, सीमा, बजट की सख्त सीमा इसमें होगी। अगर बजट खत्म हो गया तो और लोग काम मांगे तब भी काम नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो तो राज्य सरकार को खुद पैसा देना पड़ेगा। तो नुकसान इससे क्या होगा कि ज़रूरत ज़्यादा होने पर लोग काम से वंचित रह जाएंगे। यह हक नहीं बल्कि सरकार की दया या सुविधा पर निर्भर हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये डिमांड बेस्ड या आप कह सकते हैं बॉटम अप, ठीक है, और सप्लाई ड्रिवन, ये एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी था। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो ये भी, स्टेट्स विल हैव टू बियर एनी एक्सेस एक्सपेंडिचर, बोल रहा है कि जो राज्य जो है उसको वहन करना पड़ेगा एनी एक्सेस एक्सपेंडिचर। कोई भी अगर ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो, मान लीजिए 100 रुपये का बजट है, अगर 100 रुपया से अगर 120 रुपया हो गया तो 20 रुपया जो है स्टेट को ही वहन करना पड़ेगा, विच इज़ द न्यू फीचर, जो कि एक नया एक इसकी विशेषता है। तमिलनाडु एंड केरला, तमिलनाडु और केरला ने इस बिल का अपोज किया है, ये हवाला देते हुए कि यह जो है स्टेट के इंटरेस्ट को, यानी कि राज्य के हितों को जो है वो कमज़ोर बनाता है, अंडरमाइन करता है। अब फीचर ऑफ द बिल, एक फीचर जो है इस बिल का, इस विधेयक का, विच इज़ मेंट टू इंश्योर, यानी कि जो ये सुनिश्चित करने के लिए है कि दैट वर्क डज नॉट क्लैश विथ फार्म वर्क, यानी कि जो काम है इसके तहत, बीबी जी और राम जी के तहत जो काम मिलेगा, यानी कि जो मनरेगा पहले वाला, तो उसके तहत जो काम मिलेगा वो फार्म वर्क, यानी कि जो खेती बाड़ी के जो काम है उसके साथ टकराए नहीं ड्यूरिंग सोइंग और हार्वेस्टिंग, यानी कि बुआई और कटाई के दौरान। मे बी इंक्लूडेड, इसे जो है ये फीचर जो है इसको शामिल किया जा सकता है एक्सप्लिसिटली, यानी कि स्पष्ट रूप से इन द मनरेगाज में, आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्टेट्स, ठीक है, यानी कि राज्यों से परामर्श करने के बाद। हाउसएवर के नो मैटर वट एवर इट इज, मतलब कि चाहे जो भी हो,
मतलब कि जितना हाउस ओवर पैशनेटली मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट शिवराज सिंह चौहान, जो ग्रामीण विकास के जो मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, कितने भावुक रूप से कुछ कह ले में से कह सकते हैं, मतलब हाउस ओवर का मतलब कितना भी, नो मैटर व्हाट इट इज़, मतलब कि जो कुछ भी हो इससे कोई मतलब नहीं है। जो मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट के जो मतलब शिवराज सिंह चौहान जो कह सकते हैं, ठीक है, दैट द न्यू लॉ, ये जो नया कानून है, इज इन लाइन, वो अनुरूप है गांधी के भावनाओं के अनुरूप हैं, ठीक है। तो वो भले कुछ कह लें, ठीक है, लेकिन गुड गवर्नेंस जो है, ठीक है, गुड गवर्नेंस यहाँ कॉन्ट्रास्ट कहा जा रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि ये गांधी जी के सेंटिमेंट्स के अनुरूप है। लेकिन ये जो बात है कि गुड गवर्नेंस, जो अच्छा मैनेजमेंट है या अच्छा जो शासन एडमिनिस्ट्रेशन है, विच इज़ द गोल ऑफ द आइडिया ऑफ राम राज्य, जो राम राज्य के लक्ष्य का मतलब कि राम राज्य का जो अवधारणा है उसका एक लक्ष्य है, ठीक है ना, विच इज़ द गोल ऑफ द आइडिया ऑफ राम राज्य डज नॉट बिकम अ रियलिटी, ठीक है ना, वो जो है वास्तविकता नहीं बन पाएगा विदाउट डिफ्यूज ग्रासरूट डेमोक्रेसी, बिना एक जमीनी स्तर पर जो एक डेमोक्रेसी, एक प्रजातंत्र जो होना चाहिए, एक सिस्टम जो होना चाहिए जमीनी स्तर पर, डिफ्यूज का मतलब बिखरा हुआ, यानी कि जो सेंटर तक नहीं हो, सेंटर के बाद राज्य और राज्य के बाद नीचे स्तर पंचायत लेवल तक जो हो, ठीक है, डिफ्यूज का मतलब बिखरा होना, फैला होना, विस्तारित करना, ठीक है ना। तो विदाउट डिफ्यूज ग्रासरूट डेमोक्रेसी के बगैर यह जो है एक वास्तविकता नहीं बन सकता है ये, ठीक है। कंडीशन, ये जो है एक ऐसा कंडीशन है, नीदर सॉट टू बी प्रमोटेड, ना ही इसको जो है प्रमोट करने के लिए मतलब कि इसको चाहा गया, ना ही इसको पोषण करने के लिए बाय द प्रपोज लेजिस्लेशन, ये जो प्रस्तावित जो कानून है जो आ रहा है उसके तहत इसको ना तो पोषण किया गया, पोषण करने की बात रखी गई है या चाहा गया है, ना ही इसको जो है प्रमोट करने की बात की गई है। तो समाप्त करने से पहले एक सवाल है कि अगर राज्यों की आवाज़ कमज़ोर करेंगे, ठीक है, तो यह विकास सिर्फ आंकड़ों से ही नहीं दिखेगा, बल्कि विकास जो है, कहने का ये मतलब है कि विकास केवल आंकड़ों से नहीं बल्कि साझेदारी से ही होता है, ऐसा मतलब कि एडिटोरियल का लास्ट कथन है। चलिए यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।